जसवंत सिंह जी, फेसबुक लाइव ये जो हमारा प्रोग्राम है, आप इसकी पहली कड़ी के मेहमान हैं। हम आपका इस्तकबाल करते हैं, स्वागत करते हैं। मैं सभी सुनने वालों का इस्तकबाल करता हूँ और हम अपने आप को बहुत खुशनसीब भी मानते हैं कि आपसे हम इस कड़ी की इस जो सीरियल हमारा है, जो साक्षात्कार, सप्ताह का साक्षात्कार, जो सिलसिला हम शुरू करने जा रहे हैं, उसकी शुरुआत हम आपसे कर रहे हैं। ये हम हमारे लिए बहुत गौरव की बात है, गर्व की बात है। पहला सवाल तो मेरा आपसे ये है कि जब आप अपने वतन झांसी को छोड़कर जब मुंबई के लिए आप रवाना हुए, तो जाहिर है कि तमाम आपके दोस्त अहबाब जो झांसी में रहे, उनका साथ आपने छोड़ा, और ऐसा भी आपको लगा होगा कहीं ना कहीं जब कोई फनकार अपने वतन की मिट्टी से जुदा होता है तो उसको ऐसा लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि हम एक नई जगह पे जा रहे हैं, वहां हमें कामयाबी मिलेगी नहीं मिलेगी, अगर नहीं मिलेगी तो हम लौट के अपने साथियों को क्या जवाब देंगे, जो बड़ा एक हौसला और बलबला लेके आप, और आप क्या, कोई भी कलाकार हो, कोई भी फनकार हो, जब वो निकलता है घर से तो एक बड़ा हौसला बलबले लेके निकलता है, लेकिन जब मायूसी मिलती है तो वो बहुत ही उसको तकलीफ दे होती है। आप भी इस तरह के जद्दोजहद से गुजरे होंगे, कैसा महसूस आपने किया था? मैं ये समय और उस समय की जब मैं गया था तो वो सन 85, 84 जी और उसके आसपास की बात है, तकरीबन 3 दशक हो चुके तकरीबन जी। उस वक्त जो लोग जाते थे वो माँ बाप की स्वीकृति से नहीं जाते। सही बात है। तो माँ बाप की स्वीकृति बिगड़ जाने का मतलब ही होता था कि आपको डर होता था, बिल्कुल बिल्कुल, कि ये होता था आप जितने ज्यादा लोग आपको छोड़ने जाएंगे जी, उतनी आपकी ये तकलीफ, उतने एक्सपेक्टेशन आपसे होते थे। तो वो जो एक्सपेक्टेशन का जमाना होता है, तो और दोस्त बार बार उस वक्त मोबाइल और ये सब नहीं था, चिट्ठियां लिखते थे हम लोग जी, हर चिट्ठी में लिखते थे भाई क्या हुआ तेरा, क्या कर रहा है जी। और उधर जाकर तो पहले तो सड़कें गिनने में, सड़कें ठीक से पहचानने में ही साल लग गया। सही बात। तो वो उम्मीदें ज्यादा होती हैं जी, और आपका काम कभी कभी कम होता है जी, लेकिन अब जो चीज आया है कि अब माँ बाप खुद लेके जाते हैं, ये बिल्कुल सही आपने, और माँ बाप खुद बदलाव है, और ये अदब के लिए भी, और फनून लतीफा जिसको फाइन आर्ट कहते हैं, सारी कलाओं में निखार आ रहा है। ये बिल्कुल सही कर रहे हैं। आज बाकायदा बच्चे एडमिट कराते हैं अपने बच्चों को, बाकायदा फिल्म इंस्टीट्यूट बने हुए हैं, म्यूजिक के इंस्टीट्यूट बने हुए हैं, म्यूजिक के रियलिटी शोज जो है वो टीवी पे आ रहे हैं, और उसकी तैयारी है। बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, मुझे बड़ी खुशी होती है जी जी कि लोग 3-3, 4-4 लाख रुपए देकर वहाँ पर लोग इंस्टीट्यूट में रखते हैं। जी जी, कल्याण जी भाई हमारे वो कुछ चला रहे हैं, सुरेश जी चला रहे हैं, और भी लोग हैं साथ के जो, तो उन्होंने वो बाकायदा म्यूजिक स्कूल है और उस पर बाकायदा सब चीजें सिखाई जाती है। तो माँ बाप खुद इतना इंटरेस्ट लेते हैं जी कि इसमें ये नहीं होता कि अगर मेरा बेटा लौट आएगा तो क्या होगा, तो वो क्या होगा जी, बड़े अच्छे से वो लोग तरक्की करते हैं जी, और इसके चांसेस कम होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये चांसेस बंद हो गए हैं जी, और भी ऐसे लोग हैं जो जाते हैं, और मैं तो उनके लिए दुआ यही करता हूँ क्योंकि मैंने वो वक्त देखा है जी कि जब आपको स्टेशन पे भीड़ छोड़ती है तो उनको आपको कुछ जवाब देना होता है। तो इसमें मेरा व्यू ये था उस वक्त कि जब मैं जा रहा था तो मेरे दिमाग में एक चीज बड़ी क्लियर थी जी, अंजुम साहब की, मैं अब किसी भी हाल में लौटूंगा नहीं जी, और मैं नहीं लौटा जी, बिल्कुल। ये आपने बहुत एक इरादा लेके, आप पक्का इरादा लेके, जिसको दृढ़ संकल्प कहते हैं, वो आप लेके गए और कुदरत ने आपको कामयाब किया। ऐसा होता भी है कि हम हमारे मन में जो चल रहा होता है वो हमारी जिंदगी में होकर के सामने आता है। बहुत अच्छा आपने जवाब दिया। मैं ये आपसे जानना चाहता हूँ कि जब जाहिर है कि आप एक हौसला लेके आप यहाँ से गए थे, एक संकल्प लेकर गए थे, लेकिन जब हकीकत के धरातल पे हम उतरते हैं, वो तो एक ख्वाबों की दुनिया थी, और जब हम हकीकत के धरातल पे उतरते हैं और जब सच्चाइयों से हमारा सामना होता है, साहिब लुधियानवी साहब ने एक जगह लिखा था कि अच्छा नहीं होता यूं ही सपनों से खेलना, बड़ा ही कठिन है हकीकतों को झेलना। तो जब आपने हकीकतों को झेला वहां मुंबई की, एक बहुत ही, जिसके बारे में, मुंबई नगरी के बारे में ये कहा जाता है कि बड़ी ही निष्ठुर लोगों की नगरी है, वहां आदमियों का जंगल है। कोई भी, हमारे झांसी के एक बहुत बड़े शायर गुजरे बाबा झांसी साहब, तो उन्होंने तो एक गजल मुंबई की मोहब्बत लिखी थी
अजीब शहर है में जिसका कोई फर्क नहीं। यहाँ किसी के भी दिल में किसी का दर्द नहीं। कोई सदा भी लगाऊं तो कौन बोलेगा, अंधेरी रात में दरवाजा कौन खोलेगा। तो ये उन्होंने वहां का जो माहौल है उस पर लिखा था। और आपके साथ भी मैं समझता हूँ जिस तरह की चीजें आई होंगी, तो जो परेशानियां आपने वहां जिनसे आपका साक्षात्कार हुआ, मुब्तला हुए उलझनों में जिनमें, वो ऐसी कौन सी कुछ याद हो आपको जो आप बताना चाहें? मैंने तो गजल पूरी नज्म गाई है, मेरे ख्वाब मेरा एल्बम है जी, टी सीरीज से रिलीज हुआ है जी। छोड़कर गांव की ठंडी छांव कहाँ आ गए, क्या बात है, धूप के शहर में हम तो घबरा गए। क्या बात है, बहुत अच्छा। तो ये पूरी नज्म लोग सुने और जी। मदन पाल जी की लिखी हुई है, जी। बहुत अच्छी नज्म है। मदन पाल जी तो अभी झांसी के एक कार्यक्रम में आए थे, दैनिक जागरण कार्यक्रम में, और बहुत ही अच्छे गीतकार हैं। हमारे ख्याल से करीब उन्होंने 150-200 गाने लिखे हैं, बड़े मकबूल का। एक तो गाना तो बहुत ही मकबूल है कि चेहरा क्या देखते हो दिलों का कर देखो, बहुत अच्छा है। तो उनकी नज्म बहुत ही प्यारी नज्म है जी। और मैं समझता हूँ कि उन्होंने पूरा बयान किया है कि आमने सामने रह के कोई मिलता नहीं जी है, समंदर मतलब विजुअल शायरी है। शायरी है। तो अच्छा लगेगा आपको जी। मेरे ख्वाब में जी जी मेरे सीरीज उसमें। जी। तो मैं ये कहना चाहता हूँ इस विषय पे खासकर जी जी कि जो आपने पूछा कि भाई वहां पर क्या परेशानियां, जी जो परेशानियां आदमी झेलता है वो मैं ऐसे अगर किसी को बताऊं भी तो वो बात नहीं बनती। जी। बोलता हूँ सबसे पहला आदमी के जीवन में एक पेट जुड़ा होता है, तो पेट के लिए आदमी सबसे पहले परेशान रहता है कि 2 वक्त की रोटी चाहिए उसे, फिर उसे रहने के लिए घर चाहिए होता है जी, फिर उसे तरक्की की राहें तलाशनी होती हैं जी, और इन सब चीजों में पैसा लगता है। बिल्कुल जाहिर। इन सब चीजों में पैसा लगता है, वो पैसा होता नहीं। जी। तो एक एक चीज के पीछे जो दौड़ लगती थी और जो रिश्ते बनाए जाते थे जी। उसमें सारी एनर्जी जाती थी। जी। जैसे कि अगर आप पहुंचे तो पहले रहे कहाँ, पहले हम कहीं रहे, उसने देखा कि ये गाने ही गाना गाता रहता है, ये होता है, तो उसने मुझे निकाला। तो मैं फिर बीच में फिर दूसरी जगहों में मैं गया। जी। दूसरी जगह जब रहने लगा तो वहाँ भी कई परेशानियां आई, खाने की 100 प्रॉब्लम थी, वो कुछ खाते हैं हम कुछ खाते हैं, सही। उस टाइप की प्रॉब्लम्स हुई। और सबसे बड़ी बात कि इन चीजों को अगर नजरअंदाज भी कर दो तो रास्ते तलाशने वाली बात है। जी। और रास्ते तलाशे गए, उसके लिए बड़ी मेहनत की गई और लोग अच्छे मिलते चले गए। और मैं ये शब्द आपका जो आपने कहा था कि बड़ा निष्ठुर शहर है, जी, तो मैं ये जरूर कहूंगा कि कितना भी निष्ठुर हो लेकिन आखिरकार बसते तो इंसान ही है। इंसान है और इंसानों की प्रॉब्लम बिल्कुल लेते हैं। मुझे तो बहुत वो अलग बात है कि जितना यहाँ मोहब्बत करने वाले लोग हैं उतने वहाँ नहीं है। यहाँ टाइम है लोगों के पास, अपनी तो उनकी व्यवस्थाएं हैं और यहाँ पर लोगों की आशाएं कम है जी, और खर्चे कम है। वहाँ पर लोग दौड़ लगा रहे हैं जी, उसके लोग जल्दी किसी भागम भागे सबको अपने अपनी पड़ी, लेकिन लोग मददगार वहाँ जी। अगर ऐसे लोग मुझे मिले तभी मैंने तरक्की की। जाहिर है अगर मदद नहीं मिली होती आपको तो अजनबी शहर वहाँ पे जाके बड़ी मैं तो ये भी कहूँगा कि मैंने एल्बम किए तो मुझे लोगों ने बहुत उत्साह बढ़ाया और टी सीरीज में तो मेरे को मैं समझता हूँ अनुराधा पौडवाल जी ने मेरा जीवन ही चेंज कर दिया। निखिल ने जी, निखिल कामत जो जी, निखिल विनय जी, उन्होंने गुलशन जी ने कितना सपोर्ट किया जी, और टी सीरीज के जितने लोग थे जी, हमारे कोहली साहब से लेकर सत्येंद्र और ये और उमेश और हमारे सब प्रसन्न, ये सब लोगों बड़ा कॉपरेट करते थे और हमारी हमको बहुत ऊपर उठाते थे जी। तो उस वजह से धीरे 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 एक वो बनता चला गया। मेरे साथ गिरीश रहता था तबले पे जी, हम दोनों साथ में रहे 5-6 साल जी, तो उसने भी हमारा हमको बहुत सपोर्ट किया जी। और फिर कुछ दिनों के लिए तो ऐसा हुआ कि हम लोग काफी चीजों को समझ के और बहुत कम खर्चे में अपना खर्चा चला के अपना स्ट्रगल करते थे जी। जैसे तबला बजाता था मैं, हम लोग दोनों काम। आपने बहुत अच्छी बात कही निष्ठुरता के बारे में कि वहाँ निष्ठुरता तो है लेकिन इतनी ज्यादा नहीं है जितने यहाँ के लोग महसूस करते हैं उसको। हमारे निदा भाई साहब जो कि जिनका ताल्लुक हमारे नजदीकी शहर ग्वालियर से रहा है, तो निदा भाई साहब ने एक बड़ी मकबूल उनकी गजल थी कि यहाँ किसी को कोई रास्ता नहीं देता, यहाँ किसी को कोई रास्ता नहीं देता,
मुझे गिरा के अगर तुम निकल सको तो चलो, तो वो माहौल वहाँ का है। सफर में धूप तो हो। जी जी, क्या बात है। जी जी, जगदीश साहब ने गाई है और आपने तो मेरे ख्याल से चित्रा जी ने नहीं, जगदीश साहब ने भी गाई है, चित्रा जी ने भी गाया है इसको, बड़ी मकबूल गजल रही है। और बल्कि आपने तो काफी वर्जन जगदीश साहब को दिए, लेकिन इत्तेफाक है कि आपने इस गजल को आवाज दी। जी जी जी। तो ये जो उनका इनके जो निदा साहब की जो ये शेर का जो मफहूम है, ये कहीं क्या आप ऐसा महसूस करते हैं कि आपके कैरियर में, आपकी जिंदगी में कहीं ना कहीं इसका कोई असर आपने महसूस किया? हाँ, ऐसा ये चीजें कैसी होती हैं कि जहां पर आप जाके तरक्की के लिए कंपटीशन कर रहे हो जी जी, और दूसरे लोग भी, कंपटीशन का मतलब ये है कि एक प्रतियोगिता जी, प्रतियोगिता जहाँ चलती है वहां पर लोग किसी को गिराते रहते हैं, पटकते रहते हैं, उठाते रहते हैं जी। लेकिन ये निश्चित है कि हम सबके ऊपर भी एक शक्ति काम करती रहती है। बिल्कुल, क्या बात है। और बहुत अच्छा। वो शक्ति हम लोगों को, जैसे अगर हम अपने इंसानों की कहें जी, तो इंसानों से नहीं चलता है, बिल्कुल चलता तो दुनिया कोई और नहीं चलाने वाला है, वो इंसान नहीं चला वो है। हम सबको बांट के रोटी देता है, वो हम सबको बांट के क्या बात है। वो करता है, उसी ने सबका जो हिस्सा है बिल्कुल हकीकत बयान ही कर रहे हैं। जी लगाया हुआ है। जी, तो वो चीजों को मैं मानता रहा और मैंने देखा कि नहीं, काम वैसे होते चले गए जो जी। जो ऊपर वाला चाहता है। इस मामले में इसका ऐसे आपकी गुफ्तगू से, आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि कुदरत ने, ईश्वर ने, अल्लाह ने आपकी मदद की है कदम कदम पे। और अभी आपने ये इतनी साफगोई से आपने स्वीकार किया, हम तो इस तरह स्वीकार लोग करते नहीं। आपने अंदाजा फरवाज जी का नाम लिया तो उन्होंने आपको बहुत मदद की। और मुझे याद है कि अभी ज्यादा वक्त नहीं गुजरा है, अनूप जलोटा साहब एक टीवी चैनल पे इंटरव्यू कर रहे थे, तो जब उनसे ये सवाल किया गया कि आज के गजल गाने वालों में आप किसको मुकाम देना चाहते हैं कि जो आपकी नजर में सही मायनों में गजल गा रहा है, हमें बहुत अच्छा लगा था सुनकर कि उन्होंने आपका नाम लिया था। उन्होंने कहा था कि जसवंत सिंह इस वक्त बहुत अच्छा गा रहा है। आपको कोऑपरेटिव हैं। जी जी जी, अनूप जलोटा साहब और मुझे राज जी, अभी आपका एक माँ मेरी माँ जो दैनिक जागरण ने कार्यक्रम किया था, तो उसमें तो साधना सरगम जी और पंकज जी, अनूप जी, सभी लोगों ने अपने कमेंट दिए थे, आपकी कामयाबी के लिए दुआएं की थी। और मैं समझता हूँ कि ऐसा कि ये जो अपने व्यवहार से, हमारा जो व्यवहार है उससे ये बहुत कुछ तय होता है कि लोग हमारी मदद करें या ना करें। कहीं ना कहीं आपका कुछ न कुछ ऐसा रहा है। और आप जैसे आपने दो चार नाम लिए, मैं जानना चाहता हूँ कैसे और कौन लोग हैं जिन्होंने आपको वहां सपोर्ट किया और आज भी कर रहे हैं? ऐसे लोग हैं हमारे। मेरा ख्याल है एक बार आपने शेखर सिंह जी का नाम लिया था। शेखर सिंह जी आपके बहुत गर्विशर्स हैं, और जो गर्विशर्स आपके हैं उनमें हमारे ख्याल से सबसे अव्वल तो उनका नाम आता है। आपने ये बात कही थी। बहुत सारे लोग हैं जी जी, मैं बताऊँ कि फैमिली है पूरी एक जी, और उसमें सभी लोग सहयोग करते हैं। अभी हम कहेंगे कि घनश्याम जी हैं, चाहे वो अनूप जी हों, सब हों, मतलब आपको सभी का कॉपरेशन मिलता है, आपको किसी से कोई शिकायत नहीं है। ये जो कहा जाता है कि मुंबई में कोई नया कलाकार जब आता है तो पुराने जो एस्टेब्लिश्ड जो आर्टिस्ट हैं, फनकार हैं, वो उसको रास्ता नहीं देते। इसी के लिए तो निदा साहब ने ये बात कही थी, लेकिन आपके मामले में ऐसा नहीं है। कम से कम मैं ये बोलना फिर भी चाहूंगा कि वहाँ रास्ते मैंने कहा जहाँ प्रतियोगिता होती है जी जी, वहाँ की चीजें आप नेचुरल नेचुरल है जी। और नेचुरलिटी में आप, अभी मेरे गाने ऐसे हुए हैं जो दूसरों ने गा जी जी जी, नाम लेके कोई फायदा नहीं है, लेकिन मेरे गाए हुए गानों को हटा के गाया गया, वो सब चीजें होती रहती है। लेकिन मैंने भी किसी का गाया, मैंने भी ये होता है, ये सभी की जिंदगी में होता है, दूसरे का काम होता रहता है। जी। उसमें मैं बहुत मुझे हमारे बरुआ सागर झांसी के नजदीकी कस्बा है, बरुआ सागर से ताल्लुक था इंदिरा साहब का, बहुत मशहूर गीतकार गुजरे हैं। और मुझे याद है कि जब मैं 85-86 में जब फिल्मों में गाने लिखने का इरादा लेकर जब मुंबई गया था, तो मैं उनके पास ही गया सबसे पहले और उनसे मेरी अच्छी गुफ्तगू हुई। और जब मैंने अपना इरादा उनसे जाहिर किया कि मैं यहाँ गाना लिखने के लिए आया हूँ, तो उन्होंने मुझसे बहुत अच्छा सवाल पूछा था कि मुझसे क्या उम्मीद रखते हो। तो मैंने कहा हमारे वतन के हैं और हम ये चाहते हैं कि आप हमें थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं किसी रूप में भी प्रमोट करें। तो उन्होंने बिल्कुल साफगोई से ये बात कही थी कि देखिए अंजुम जी, ये आप किसी कपड़े की दुकान वाले के सामने अगर पट्टा लगा कपड़ा बेचेंगे फुटपाथ लगा के, तो वो आपको सपोर्ट नहीं करेगा। तो ये होता है, कम से कम मैं भुक्तभोगी हूँ इस तरह का। इंदिवर जी हमारे बहुत अच्छे साथियों में थे, बहुत अच्छे, लेकिन ये हकीकत सारी हकीकत है मुंबई की
कि वहाँ कोई लता जी के बारे में तमाम किस्से हैं, जगजीत साहब के बारे में है, जितने भी एक्टिव सिंगर हो जाते हैं, तो ऐसा भले ही वो सच ना हो बात है, लेकिन इस तरह की चर्चाएं आती हैं गॉसिप्स में, फिल्मी पत्रकारों के कॉलम्स में, टीवी इंटरव्यूज में ये बातें आती हैं कि फला आर्टिस्ट ने फला आर्टिस्ट को घर नहीं दिया, ऐसी बातें आती हैं। तो आपकी जिंदगी में क्या कोई ऐसा नाम आप लेना चाहेंगे? क्या नाम, हालांकि बड़ा हिम्मत का काम है, बड़ा साहस का नाम है, इसलिए लेना चाहूंगा जी, ऐसा कुछ बहुत ज्यादा हुआ नहीं जी, जो एक थोड़े बहुत जो हुआ है जी, वो एक प्रतियोगिता का एक पार्ट है जी, वो नेचुरल मानते हैं उसको किसी से कोई गिला कोई शिकायत आपको नहीं। बहुत अच्छी बात है, ये बात ये बताती है कि आप एक अच्छे फनकार भी नहीं है, एक अच्छे इंसान भी है, क्योंकि मुमकिन है कि कुछ ना कुछ ऐसी बातें जरूर रही होंगी, लेकिन आप उनका बयान नहीं करना चाहते हमारे दर्शकों के सामने। म्यूजिक में रहने वाला आदमी जी अगर अपना दिल साफ नहीं रखे जी, तो मुझे लगता है कि वो परोस भी अच्छा नहीं पाएगा। बहुत अच्छी बात है, जरूरी है जी जी, मेरा मानना है जी, सबका मानना ऐसा है तो जी नहीं है। जैसा कि थोड़ा सा ये सब हटके, ये तो आपके कैरियर की बात हो गई, ये फन की तरफ आते हैं, गजल की तरफ आते हैं। तो गजल जहां तक मैं समझता हूँ, आपने भी जिक्र किया कि लगभग 3 दशक आपको मुंबई में रहते हुए हुए हैं, और तभी से आप शुरुआत में स्ट्रगल आपने बहुत, आप मैं समझता हूँ कि चंद उन खुशनसीब आर्टिस्ट में आपका शुमार होता है कि जो बहुत लंबी स्ट्रगल जिनको नहीं करना पड़ी। आपके एल्बम आए और मकबूल हुए शुरुआती दौर में ही, और एक नाम हुआ, नाना जी का साथ आपको मिला, उनके साथ मैं समझता हूँ काफी एल्बम आपके आए और जिनको बहुत मकबूलियत मिली। और ये आप गजल एक 3 दशक का बहुत लंबा अरसा होता है, 3 दशक के अरसे से आप मुंबई में जमे हुए हैं, और गजल को महसूस आपने किया है एक 3 दशक तक। आप क्या महसूस करते हैं, क्या फर्क महसूस करते हैं कि तब जब आप यहाँ से गए थे 3 दशक पहले, और आज जो गजल लिखी जा रही है, गजल का मिजाज, गजल का जो डिक्शन है, जो अल्फाज है गजल के लिए जो इस्तेमाल किए जाते हैं, गजल का जो मफहूम है, जो विषय, जो मजमून गजल के लिए उठाए जाते हैं, क्या कोई बदलाव आप महसूस करते हैं कि गजल का मिजाज बदला है, गजल का डिक्शन बदला है? ऐसा नहीं लगता है? गजल में मैं जो महसूस कर रहा हूँ वो ये महसूस कर रहा हूँ कि पहले जो लिखा जाता था तो वो एक माहौल मिल गया था, हमारी पूरा देश उसको सुन रहा था, और वो चीज फिल्मों में आ रही थी। अच्छा, गजल अगर फिल्मों में अभी भी आएगी तो एक उसका मयार अलग हो जाएगा। आप कहना ये चाहते हैं कि हमारी हिंदी फिल्में जो हैं उसको गजल को बहुत मकबूलियत दिलाने में बहुत बड़ा रोल है। उन्होंने उसको आगे कितना, मदन मोहन जी ने कितने गजलों को एक से मैं जहां तक समझता हूँ आपकी बात को ही मैं आगे बढ़ा रहा हूँ कि फिल्म एक ऐसा माध्यम है कि जो सीधा आवाम से जुड़ा हुआ है, आम आदमी से जुड़ा हुआ है। गजल एक बार आदमी नहीं सुनेगा, कि जब फिल्म में कोई गजल आती है और मकबूल होती है तो उसको जो सुनने वाले हैं वो उसको कलेजे से लगा लेते हैं, और उसको मकबूलियत और जब कोई गजल इस तरह से मकबूल होती है तो फिर गैर फिल्मी गजलों को भी लोग सुनते हैं। जी जी, तो आप जितने भी उदाहरण देखेंगे तो उसमें गजल सुनने वाले लोगों को अगर फिल्मों में काम मिला तो वो मकबूलियत बढ़ी होगी, और आज गजल को मकबूलियत देने के लिए फिल्म सपोर्ट नहीं कर रही है। अच्छा, या वैसी बहुत बड़ा बदलाव वैसा फिल्में नहीं बन रही हैं जी, तो जिस तरीके की चीजें बन रही हैं, और फिर गजल पे कोई भी कार्यक्रम अभी किसी टीवी चैनल पे नहीं आ रहा, स्पेशली गजल की। हाँ बिल्कुल, ये गलत कार्यक्रम कई पहले आते रहे, इसमें कई चैनल इसमें शुरुआत की थी, लेकिन वो इस वक्त बिल्कुल सही आपने कहा। और तीसरी एक जो चीज मुझे ऐसा लगता है कि गजल जितनी भी जिंदा है वो प्रोग्राम से जिंदा है जी, और थोड़े बहुत जो एल्बम कंपनियां पुरानी बेच रही हैं जी उससे भी जिंदा है जी, और गजल का माहौल लोग बनाए हुए हैं। जैसा कि एक आपकी बात मैं समझ रहा हूँ, लेकिन एक बड़ा ताज्जुब इस बात को लेके मुझे होता है कि गजल जो हवा है इस दौर की वो गजल के मुखालिफ है, लेकिन उसके बाद भी गजल की मकबूलियत में कोई कमी नहीं आई है। गजल आज भी सीने से कलेजे से लोग लगा के रखते हैं, गजल के चाहने वाले, गजल के दीवाने, गजल की जुल्फों को संभालने वाले वो आज भी हैं, उसको सुनने वाले। इसकी क्या वजह है? अच्छी चीजों को, जो भी अच्छी चीज होती है उसे वो कहीं नहीं जा सकती, सोना सोना ही रहेगा। क्या बात, हीरा हीरा रहेगा, उसे आप कहाँ तक थोड़े दिनों के लिए उसकी कीमत पे इधर उधर हो सकती है। लेकिन मेरा इशारा इस तरफ था कि आज ये गजल के जो एल्बम है
वो भी कम रिलीज हो रहा है। म्यूजिक कंपनी रिस्क लेना नहीं चाहती, पता नहीं बिके नहीं बिके। तो म्यूजिक एल्बम जो होते थे वो बहुत बड़ा सपोर्ट गजल को दिया है, और गजल गाने वालों ने, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि गजल गाने वालों ने ही गजल को मकबूल किया है। अगर गजल की गायकी नहीं होती तो गजल तो खत्म हो गई होती, करीब 3-4 दशक पहले ही गजल खत्म हो गई होती। तो आपने जैसे कहा कि हिंदी फिल्मों ने उसको बहुत मकबूल किया। दूसरा, आप स्टेज प्रोग्राम, मैं ये देख रहा हूँ, ये महसूस कर रहा हूँ, आप खुद के अपने स्टेज प्रोग्राम बहुत होते हैं। मैं समझता हूँ कि महीने में 4-5 प्रोग्राम आपके जरूर होते हैं, देश और विदेश दोनों जगह। तो हिंदुस्तान से ज्यादा जो NRI हमारे हैं, जो फॉरेन कंट्रीज में बसे हुए हैं, वो गजल की महफिलें आबाद कर रहे हैं और गजल के बहुत प्रोग्राम होते हैं। आपको क्या लगता है, आपको कैसा आप महसूस करते हैं कि हिंदुस्तान में इस वक्त गजल के चाहने वाले ज्यादा हैं, या हमारे फॉरेन कंट्रीज में NRI जो हमारे हैं, जो हिंदुस्तान, पाकिस्तान और तमाम दीगर ममालिक के जो लोग हैं, तो वो वहाँ जो ऑर्गेनाइज करते हैं प्रोग्राम, उस वहाँ गजल को अच्छे बेहतर तरीके से सुना जाता है, हिंदुस्तान में गजल को क्या लगता है? इसमें तो एक फर्क हमेशा ही मैंने देखा है कि जो विदेश में लोग हैं वो जिस दशक में गए होते हैं, मान लीजिए वो 80 में गए हैं, तो 80 के दशक में जो गाने चल रहे थे वो उन्हीं को। अच्छा, वो आज भी उनको अच्छा लगता है, वो गाना सुनते, उनके कलेक्शन उनके पास है, उनको सुनते रहते हैं। वो जब सुनते हैं तो उनके बच्चे, और 80 या 4 दशक या 5 दशक पहले जब भी वो यहाँ से गए हैं, तो ये जाहिर है कि गजल उस वक्त बहुत मकबूलियत गजल को हासिल थी। दूसरा, वो अपने बच्चों को भी वही सुनाते हैं जी, वो कि देखो हमने ये सुना, क्या मेलोडी है ये है, तो बच्चे भी उसी में रमे रहते हैं। जी। अब हम उधर पर बल्कि मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि हम वहाँ जब कभी किसी, जैसे मैं दिवाली पे भी था अभी हॉलैंड में, मैं देखा कि उन लोगों ने इतने अच्छे तरीके ढंग से सब सजावट और ये और खुद को सजना सवरना, और वो लोग इतनी कोशिश कर रहे थे कि वहाँ इंडिया में क्या होता था हम वैसा करें, और हमारे यहाँ वो चेंज होता जा रहा है। हाँ, हम एक लाइटें हम और उस पे आ गए, वो दिए पे थे, दिए जलाने के लिए बैठे हुए थे। गजल को वो उस वक्त जो गाया जाता था, तो जैसे आपने भी खुद आपकी कई बंदिशें धुने हैं, और जग्गी साहब ने खासतौर से और बेगम अख्तर जी ने गजल को बहुत मकबूल किया। और जग्गी साहब की तो ये खासतौर से उनकी अदा थी कि वो जो गजल के लिए बंदिशें तैयार करते थे। आपने भी किया है इस तरह से कि जो फोक होता है, चाहे वो किसी भी सूबे का, किसी भी प्रदेश का हो, पंजाब का फोक उन्होंने, जैसे कि कोई दोस्त है ना रकीब है, वो पंजाब का वहाँ मेलोडी है जो फोक है, उसका उन्होंने उसको मैं समझता हूँ आपने भी उस गजल को गाया है, बोला है ना उसको, कोई दोस्त है ना रकीब है, तेरा शहर कितना अजीब है। कोई दोस्त है न रकीब है, कोई दोस्त है न रकीब है, तेरा शहर कितना अजीब है, कोई दोस्त है न रकीब है। बहुत अच्छा, क्या बात है। देखो जी, आपने अभी ये अपनी गुफ्तगू में इस बात का इजहार किया था कि हिंदी फिल्मों से जिस तरह का सपोर्ट पहले गजल को मिलता रहा है, और जाहिर है कि पुरानी जो फिल्में आती रही हैं, उनमें जो गीत लिखने वाले होते थे वो बहुत ही आला दर्जे के शायर थे, चाहे वो कैसी बजानी साहब हो, चाहे वो ध्यानी हो, कैसी आदमी हो। तो ये उन्होंने उसको शायरी की है फिल्मों में, बहुत बड़ी बात है कि फिल्मों में शायरी की है। और आज पहली शर्त तो ये है कि गजल असल में जो सिंथ है वो उर्दू की चीज है। तो आज की फिल्मों में हमें, जहां तक हमें लगता है कि पहले तो जो जितने भी फिल्मी किरदार होते थे, आर्टिस्ट होते थे, वो उर्दू से वाकिफ होते थे, उर्दू सीखते थे बाकायदा, उनके तलफ़्फ़ुज़ बड़े दुरुस्त हुआ करते थे। और ऐसे जो सिंगर्स थे वो गजल इसलिए बहुत अच्छी उन्होंने गाई है कि वो गजल का मिजाज समझते थे, गजल का तलफ़्फ़ुज़, गजल का अंदाज, गजल की लय, उससे वाकिफ थे। तो अब जहां तक मैं समझता हूँ, मुझे जहां तक मालूम है कि अब तो फिल्मों की जो स्क्रिप्ट है, जो पहले उर्दू में लिखी जाती थी, उर्दू में ही लोग उसको आर्टिस्ट पढ़ते थे और अपना अपना किरदार याद करते थे, लेकिन आज जो स्क्रिप्ट है वो रोमन में लिखी जा रही है। तो जाहिर कॉन्वेंटेड जो पीढ़ी है वो फिल्मों में भी आ गई है। तो गजल का जो मकबूलियत है वो तो खैर उम्मीद करना बेकार है कि जो उस वक्त था, लेकिन आपको क्या लगता है कि फिल्में बिल्कुल मायूस कर रही है, गजल कहीं अब फिल्म में नहीं है? अब मैं इसमें, मैं क्योंकि कभी कभी गीता पढ़ता हूँ जी,
तो मुझे इस पे ताज्जुब नहीं होता, क्योंकि परिवर्तन संसार में नहीं है। सही। और एक साइकिल जरूर है जो आती रहती है। जी। तो अब परिवर्तन का दौर है, लोग नए नए एक्सपेरिमेंट में लगे हुए हैं। म्यूजिक कंपनियों की फिजिकल सेल बंद हो चुकी है, नेट सेल, नेट पे जो सेल हो रही है। जी। तो वो उसके जरिए उनको फायदा भी अच्छा है और वो लोग अच्छा अपना काम कर रहे हैं, लेकिन उतनी सेल फिर भी नहीं है। अब वीडियो चल रहा है, ऑडियो नहीं चलता। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बहुत बड़ा बदलाव है। लोग गजल को सुनते नहीं है, बल्कि गजल को देखना पसंद करते हैं। जी। तो अब लोग देखना चाह रहे हैं, सुनना कम पसंद कर रहे हैं। जी। गाड़ी में भी, अपनी कार में भी लोग अगर देखने की कोशिश में लगे हुए हैं। जी। तो और यूट्यूब ने और व्हाट्सएप ने और इन चीजों ने, फेसबुक ने, इन चीजों का दौर को काफी हिलाया है। जी। तो मैं ये कहूंगा कि इन चीजों से तो ये परिवर्तन का दौर है। जी। और हाँ, अगर फिल्में सपोर्ट कर दें जी, तो गजल अपनी मकबूलियत पहले जैसी पा सकती है। तो आपको क्या लगता है कि फिल्मों से ऐसा सपोर्ट की उम्मीद आप पाते हैं, उम्मीद रखते हैं आप? बिल्कुल होगा, क्योंकि कोई ना कोई तो इस चीज को जरूर सोच के आगे लाएगा। जी। और लाना ही है। बिल्कुल सही बात है। हम लोग अच्छी चीजों की उम्मीद ही कर सकते हैं और करते रहना चाहिए। कुछ ना कुछ अच्छा और निकल मैं जाएगा। तो ये कहूंगा कि हम लोग भी सब, हम और आप, मैं आपको भी जितना जाना है मैंने, कि आपने गजल को बढ़ाने में पूरी जान लगाते हैं। जी। और मेरा तो ऐसा मानना है कि कोई भी शायर हो, हतोत्साहित नहीं होना चाहिए, उसको हौसला नहीं आना चाहिए। गजल मुझे कम से कम ऐसा लगता है कि फिर लौट के आएगी 100%। और मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि आप जैसे व्यक्ति जिन्होंने 5 बुकें लिखी हैं और 5 से ज्यादा बुकें आपके घर में रखी होगी, और वो व्यक्ति मेरा इंटरव्यू लेता है। और दूसरी एक बात कि वो इतनी जानकारी आजकल, अच्छा कुछ लोगों की परेशानी गजल में ये जरूर है कि जानकारी बिगड़ काम कर रहे हैं, वो चीज भी अच्छी नहीं है। जबकि गजल में तो जानकारी बहुत जरूरी है। और गजल एक, मैं समझता हूँ कि गजल को कहा जाता है, जो उसका लफ्जी मायने, जो डिक्शनरी में गजल के मतलब लिखे हुए हैं, वो औरत से गुफ्तगू है। और गजल एक ऐसी सुंदरी है, गजल के बारे में मैंने जहां तक पढ़ा है कि उसको ढीला ढाला लिबास पसंद नहीं है, कहीं कोई मात्रा गिरती है कुछ है। ये हम चलते चलते उस मुकाम पे आ गए हैं। मैं एक सवाल मेरे ध्यान में उभर रहा है कि गजल गाने वाले तो बहुत हैं, लेकिन गजल का जो व्याकरण है, जिसको इल्म अरूज कहते हैं, जिस तरह शायरों के लिए इल्म अरूज का जानना जरूरी है। जगदीश साहब ने, मैं जगदीश साहब से मेरी गुफ्तगू होती थी और वो इल्म अरूज के बहुत अच्छे जानकार थे और उन्होंने बाकायदा बहरे, उनके अरकान, उनके जो लय आहंग, उससे अच्छी तरह से वो वाकिफ थे। और जब बंदिश कोई भी गजल की वो तैयार करते थे तो ध्यान रखते थे। और मैं वही बात आपके यहाँ भी पाता हूँ, आपने तो बाकायदा इल्म अरूज को आपने उसको सीखा है और ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन एक तो संगीत हुआ और एक इल्म अरूज हुआ, एक शायरी की चीज है और एक संगीत मौसीकी की चीज है। तो बहुत मुश्किल है दोनों। जिस तरह संगीत सीखना भी मुश्किल है, उसी तरह से इल्म अरूज का ज्ञान हासिल करना भी बहुत मुश्किल है। लेकिन आपने उसको किया और आप उसको जो हासिल आपने इल्म अरूज का जो ज्ञान किया है, आपको लगता है कि आपके काम आ रहा है? गजल की गायकी में, शायरी तो खैर इल्म अरूज के बिना मुमकिन नहीं है, क्योंकि अगर आप नहीं जानते तो आपकी मात्राएं जाएंगी, आपका मीटर गड़बड़ होगा और दूसरी गलतियां तमाम उसमें होंगी आपकी गजलों में। लेकिन ये जो गायकी है, इसमें क्या इल्म अरूज का रोल है और आपने क्या सोच के ये अरूज को सीखा है? बाकायदा मीटर उसका और तमाम जो ग्रामर है अरूज की, वो सीखा है आपने? कुछ लाभ आपको मिल रहा है उसमें गायकी में? सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि दो तरफ की बात करूंगा। जी जी। पहला तो ये जिक्र जरूर करूंगा कि मेरे सीखने में राजकुमार अंजुम जी का बहुत बड़ा किरदार है। इसे आपने देखिए, इल्म अरूज की जहां तक बात है तो इल्म अरूज के बारे में ये कहा जाता है कि सीखने से नहीं आता, जब तक अल्लाह किसी को नहीं नवाजता है उसको इल्हाम नहीं मिलता। अल्लाह जो माध्यम बनाया वो मैं कहता हूं। माध्यम तो बहुत से हो सकते हैं, अगर मैं नहीं मिलता तो अगर आप सीखना चाहते थे कोई और मिल जाता। आपने मुझे बहुत अच्छे से सिखाया भी, और मैं ये कहूँगा कि मैं उसी राह पे था तो आपने उसे आगे बढ़ाया। मतलब आपको ललक की, आपको ये ज्ञान इल्म अरूज का जो रुझान है, आप उसको बहुत पहले से आपको दिमाग में बना के आया। जहाँ जी मुझसे जिक्र करते थे, मैंने उस वक्त उनका नहीं मिल पाया उनके साथ मैंने मिला तो बहुत ही अच्छा काम रहा। और मुझे ऐसा लगता है कि आप गा तो सकते हो, गाने में आपको दे रहा है
से अब ये चला तो इतना आपको बात है कि ये अगर इसको चलाया जाए तो ये खत्म होने वाला नहीं है अभी। लेकिन कोई ऐसी गजल, कोई ऐसी लाइन जो खुद आपको भी बहुत पसंद हो और जो आप हमारे फेसबुक के साथ